हानिम बाहर लॉन में आ गई थी। स्याह सादे सी शलवार कमीज में उसकी दूधिया रंगत दमक रही थी। भूरी आंखें हल्की हल्की सुर्खी माइल हुई, बहुत दिलकश लग रही थी। हानम हवेली के वसी लॉन में पिछले हिस्से में बने शेल्टर के नीचे आ गई। यहाँ ज्यादा हवेली की खवातीन का आना जाना था। लॉन के बीचों बीच बना ये शेल्टर धूप और बारिश से बचाने के लिए था और बैठने के लिए भूरे रंग की कुर्सियां और टेबल लगाए गए थे। हानिम ने हाथ बढ़ाकर हवा में घुली बारिश की नमी को महसूस किया। बारिश रफ्ता रफ्ता तेज होने लगी। हवा के तेज झोंके उसे शॉल को सख्ती से अपने गिर्द बांधने पर मजबूर कर गए। हानिम 2 कदम चलती खुले आसमान के नीचे आ गई। बारिश के शबनमी कतरे उसे फौरन भिगोने लगे। बारिश के कतरे उसकी भूरी आंखों से बेमोल होते नमकीन पानी के कतरों के साथ मिल उनका भरम रख गए। तेरी दुनिया से रब्बा यह सिला मिला है, खुश रहें खुदाई तेरी, तुझसे न गिला है। जी लूँगा मैं किसी भी तरह दिल को समझाए, बारिशों में रो लूँगा मैं आंसू छुपाए। कोई ना सताए मुझे, कोई ना सताए। तू रंग मोला रंग दे, नसीबा मारा हुआ है। जग खुद गर्ज बड़ा, मैं जग से हारा हूँ। इन बारिशों में खोई वो अपनी अब तक की ज़िंदगी को याद करने लगी। बचपन में अपने बाबा साईं की मौत के बाद से सबसे ज़्यादा दादा साईं के करीब हो गई थी और बच्चों में साहिर साईं के साथ उसकी दोस्ती थी। ज़ावियार तो 2 माह बाद ही अपनी खाला के पास कनाडा चला गया था। उसे बाहर पढ़ना था, इसलिए उससे बात भी नहीं हो पाई। साहिर बचपन से ही रूड नेचर का था, मगर उसकी भी सिर्फ हानिम से बनती थी और ना ही कोई उससे बात करता और ना ही खुद साहिर शाही को शौक था कि कोई उससे बात करे। वो, नूरा, सनम, अलीना सब कितना खेलते थे। उसकी शरारतें आगा साईं की लाडली होने की वजह से माफ़ कर दी जाती। बचपन में एक दफ़ा हानिम नूरा, सनम और अलीना के साथ अपने गांव के बाग देखने गई। वो तीनों तो फलों और फूलों से बड़े बाग को देखकर बहुत उसकी खूबसूरती में ही खोई हुई थी, जबकि हानिम का उल्टा दिमाग कुछ और सोच रहा था। हानि क्या कर रही हो? अलीना ने उसे अपनी शॉल के नीचे से गुलेल निकालते देखकर पूछा। यार भूख लग रही है, क्यों ना कुछ फल खा लिए जाएं। तीनों ने उसकी मिस्कीन सूरत देखकर चौंक कर उसकी तरफ आंखें पटपटाईं। हानिम बीबी ना करें, क्यों सांस सुखा रही हैं? नहीं, आदि साईं के माली काका आ गए तो डांट पिटेगी। किसमें इतनी हिम्मत मीर हाकिम साईं की पोती को डांटे? मैं नूरे हानम असद हाकिम साईं हूँ। हानिम ने गर्दन अकड़ा कर कहा। हानिम के इतना लंबा नाम बोलने पर दोनों ने मुस्कुराहट दबाई। हानिम ने गुलेल से सीधा निशाना दरख्त पर लटके रसीले आम की तरफ लिया और निशाना लगते आम जमीन पर जा गिरा। वाह आदि साईं, आपका निशाना कितना अच्छा है ना? साहिर साईं से जबरदस्ती सीखा है मैंने। हानिम ने एक और निशाना लगाया, मगर इस बार वो आम के करीब से गुजरते दरख्त के पिछले हिस्से में बंधे कुत्ते की आंख पर लग गया। कुत्ते की दर्द से तड़पती धाड़ पर हानिम भी उछली। कुत्ता तेज रफ्तारी से हानिम की तरफ लपका, मगर बीच में ही बड़ा पत्थर खाकर जमीन पर जा गिरा। हानिम ने देखा कि साहिर हाथ में बड़े बड़े पत्थर पकड़े कुत्ते को उनसे दूर भगा रहा था। तीनों लड़कियां ही साहिर के पीछे छुपी हुई थी। दूसरे पत्थर पर कुत्ता वहां से भाग गया। साहिर, अदा साईं, नूरा, सनम के साथ साथ उसका भी गला खुश्क हुआ, मगर नूरे हानिम कुत्ते के दूर जाने पर सुकून का सांस लेती साहिर के पास आई। साहिर साईं, आपको कैसे पता चला हम यहाँ हैं? नूरे हानिम के इतने पुरसकून अंदाज में पूछने पर वो सर झटक कर रह गया। मैं तुम लोगों से कत्तन गाफिल नहीं हूँ। चलो अब हवेली, और आज के बाद अकेली मुझे इधर नजर ना आओ तुम। उसकी आवाज़ में सख्ती थी। जी, वो तीनों हकीकतन सहमी हुई थी। तुम भी, वो नूरे हानिम की जानिब देखकर बोला, मगर अब आवाज़ में सख्ती नहीं थी। और जवाब में वो अपनी भूरी आंखें मटका गई। तकरीबन शाम का वक्त था। गांव के लोगों को ज़्यादातर जल्दी सोने की आदत थी, इसलिए सब अपने अपने घरों को लौट रहे थे। घर के बाहर लगी लालटेनों की मध्यम सी रोशनी में एक अक्स नमूदार हुआ, लाल घूंघट में। वो अक्स इस वक्त इतना खौफनाक लग रहा था कि उसके पैरों से छन छन आती पायल की आवाज़ माहौल को और खौफनाक कर रही थी। सुगरा मासी और उसका बेटा अपने छोटे से बरामदे में उस मंजर को देख चीखें मारने लगे। चुड़ैल, चुड़ैल! आसपास के लोगों ने भी उसकी आवाज़ सुनकर उधर इकट्ठे होना शुरू कर दिया, मगर तब तक वो वजूद वहाँ से हवा की तरह गायब हो गया। सरदार साईं, मैं सच कह रही हूँ, मुझे मेरे बेटे की कसम, मैंने सुर्ख घूंघट वाली चुड़ैल को अपनी गुनाहगार आंखों से देखा था। उसकी पायल की आवाज़ भी सुनी थी। सुगरा मासी ने झुरझुरी ली और दादा साईं को पूरी दास्तान सुनाई। नूरे हानिम जो उनके कमरे में आने लगी थी, वहीं सुगरा मासी को अपने बेटे के साथ देख दरवाजे पर ही रुक गई। अच्छा सुगरा मासी, तुम आज रात अपने बेटे के साथ हमारी हवेली
हवेली के क्वार्टर में रुक जाओ, सुबह मैं राशिद को भिजवा दूंगा देखने के लिए। शुक्रिया सरदार साईं, अल्लाह साईं आपको सलामत रखे। नूरे हानिम वहां से जाने लगी जब आगा साईं ने उसे आवाज़ दी। नूरे हानिम आंखें मीच अंदर दाखिल हुई, फ़ौरन उनके पास ज़मीन पर बैठी। दादा साईं, सुगरा मासी झूठ बोल रही है, मगर उसने तो मुझे कहा ही नहीं। हानिम अपनी जल्दबाजी में अपनी ज़ुबान अपने दांतों तले दबा गई। दादा साईं भोला, सुगरा का बेटा, लड़कियों को तंग कर रहा था, उन्हें चुड़ैल कह रहा था, और तो और नूरा के बाल भी खींचे। मगर जब मैंने सुगरा मासी को बताया तो कहने लगी मेरा भोला बड़ा मासूम है। टेढ़े मुंह बनाती वो उन्हें हंसने पर मजबूर कर गई। मगर नूरे, आज के बाद तुम इस वक्त हवेली से बाहर गई तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। लेकिन आज के बाद अगर तुम उस वक्त हवेली से बाहर गई तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। अब उनका लहजा सख्त था। हानम की मुस्कुराहट थमी। नहीं दादा साईं, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझसे नाराज़ मत होइएगा। उनका हाथ फिर हानिम के सर पर था। बचपन में जिस जिस चीज़ की ख्वाहिश होती हानिम की पूरी कर दी जाती। घुड़सवारी सीखना हो या शहर जाकर पढ़ाई करना। हानिम धीरे धीरे कदम चलती आगा साईं के कमरे में आई, जो अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे किसी किताब का मुताला करने में मसरूफ़ थे। हानिम उनके पीछे खड़े होकर उनके कंधे दबाने लगी। नूरे, मीर हाकिम ने किताब बंद करके मुस्कुराते हुए हानिम को पुकारा। हानिम अपने मखसूस अंदाज में उनके घुटने पर सर टिकाए बैठ गई। पता नहीं उसे क्या सुकून मिलता था जब वो उसके सर पर हाथ रखते थे। दादा साईं, हानम की आवाज़ में लजाहट थी। वो समझ गए कि उनकी लाडली ज़रूर कुछ ना कुछ मनवाने आई है। नूरे, दादा साईं, हमारी हवेली के अस्तबल में कितने खूबसूरत घोड़े हैं। नहीं, हाकिम साईं ने साफ इनकार किया। प्लीज़ प्लीज़ दादा साईं, पक्का, फिर कभी नहीं कहूँगी। नहीं नूरे, वो बागी घोड़े हैं, तुम्हें चोट लग जाएगी। नहीं लगती ना दादा साईं, आपकी नूरे बहुत बहादुर है। नूरे, उन्होंने आंखें दिखाईं। प्लीज़, मासूम सा मुंह बनाकर आंखें गीली की और बस। अच्छा ठीक है, मगर तुम किससे सीखोगी? वो नीम रजामंद हुए। साहिर साईं से। प्लीज़ दादा साईं। साहिर के नाम पर उनका चेहरा सपाट हुआ। अच्छा, मगर अगर तुम्हें ज़रा सी भी चोट लगी तो भूल जाना। ओके मेरे प्यारे दादा साईं। नूरे हानम अकीदत से उनके हाथ पर प्यार करती वहाँ से दौड़ गई। और फिर कुछ दिनों बाद फिर, दादा साईं मुझे पढ़ना है आगे प्लीज़। गांव में इंटर के बाद कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं थी। मगर हानिम ने हाकिम साईं से ज़िद करके शहर में 2 साल लगाकर अपना बीबीए पूरा किया था। गोया कि ये उसके लिए मुश्किल था रोज़ शहर आना जाना, मगर उसे पढ़ाई का शौक़ था, सो उसकी ये बात भी मान ली गई। घर के सब बड़े आगा साईं के कमरे में मौजूद थे। जी आगा साईं, आपने हमें याद किया। हाँ जवाद साईं, सुनाओ गांव के क्या हालात हैं? पिछले जिरगे का फैसला हो गया है? जी आगा साईं, लड़की का कसूर था और उसे सख्त सज़ा मिल गई। जवाद साईं ने एक हकारत आमेज़ नज़र आंसा बेगम पर डालकर बात जारी रखी थी। मैंने तुम लोगों को ये बताने के लिए बुलाया है कि मीर ज़ावियार साईं अगले हफ्ते वापस आ रहे हैं। क्या? ज़ावियार साईं? समीना बेगम अपने बेटे के आने की खबर सुनकर खुशी से निहाल हुई थी। यह तो बहुत अच्छी खबर है आगा साईं। जावेद साईं भी अपने भतीजे के आने की खबर सुन खुश हुए थे। जैसा कि तुम लोग जानते हो, वो हवेली का पहला वारिस है, इस गांव की गद्दी का हकदार भी। उसके आते ही मैं उसे गद्दी नशीन करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, सब एक दफ़ा फिर उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। मेरी ख्वाहिश है कि मीर ज़ावियार शाही की शादी नूरे हानिम से हो। किसी को कोई एतराज़? यह खबर सुनकर जहाँ समीना बेगम खुशी से फूले नहीं समा रही थी, वहीं शाइस्ता बेगम के माथे पर तेवरियाँ चढ़ी और आंसा बेगम के चेहरे पर एक साया सा आकर लहराया। नहीं आगा साईं, नूरे हानम मेरी भतीजी है और मुझे अपनी बच्चियों जितनी अजीज़ भी। हाला बहू। आगा साईं की आवाज़ पर वो चौंकी। आगा साईं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए कि मेरी बेटी मेरे सामने रहेगी। मगर बच्चों की ख्वाहिश, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, दोनों की रजामंदी पर ही होगा निकाह। मगर दादा साईं, मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ, तुम पढ़ लेना, वैसे भी अभी सिर्फ निकाह होगा। आगा साईं ने उसके एतराज़ पर कहा। नूरे, तुम्हारे दादा साईं तुम्हारे लिए कभी गलत फैसला नहीं कर सकते, तुम्हें यकीन नहीं है? नहीं, मुझे खुद से बढ़कर आप पर यकीन है दादा साईं। मगर वो कंफ्यूज हुई। खुलकर कहो नूरे, मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं। मतलब मुझे तो अरसा हो चुका है उसे देखे, उससे बात किए। मैं कैसे? वो ये बात दिल में होने के बावजूद भी उनसे नहीं कह सकी। इतनी बेबाक नहीं थी वो। आप उधर रजामंदी ले लें।
फिर जब निकाह होगा बता दीजिएगा, मैं तैयार हो जाऊंगी। अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला उसने अपने दादा साईं पर छोड़ दिया। जीती रहो मेरी नूरे, अल्लाह साईं तुम्हें हर खुशी से नवाजे। उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रख कर वो वहाँ से चले गए। ज़ावियार के वापस आने की खबर उसे हो गई थी। कुछ फितरी झिझक थी, वो उसके सामने जाने से कतरा रही थी। उसकी तरफ से रजामंदी मिल चुकी थी, फिर क्यों क्यों उसने ऐसा किया। उसके अल्फाज हथौड़े की तरह बरस रहे थे उसके दिमाग पर। बादल गरजने की आवाज़ पर वो होश में आई। बारिश उसे मुकम्मल भिगो चुकी थी। उसकी गैर इरादी तौर पर नज़र अपने मेहंदी से सजे हाथों पर पड़ी। वो वक्त याद आया जब सनम वगैरह उसे छेड़ रहे थे। अदी साईं, अल्लाह आपके हाथों पर मेहंदी का रंग कितना गहरा आया है। लाला साईं तो आपके हाथ। चुप बेशरम, हानम तल्खी से मुस्कुरा दी। आज 3 दिनों बाद साहिर हवेली वापस आया था, और वो किस दिल से आया था ये बात तो अल्लाह और उसके सिवा कोई नहीं जानता था। वो किसी और की हो चुकी है ये बात अजियत की किन गहराइयों में उसे पहुंचा चुकी थी, वो बस जब्त ही कर सका। साहिर ने जब से होश संभाला था उसने सब बड़ों का, अपनी और माँ के साथ सर्द रवैया ही महसूस किया था, सिवाय असद साईं के। वो हमेशा उनसे शफ़क़त से पेश आते थे, मगर जब हानिम पैदा हुई तो उसे लगा असद साईं अब उससे दूर हो जाएंगे। शुरू शुरू में वो हानिम से चिढ़ने भी लगा था, मगर जहाँ दूसरे बच्चे उससे दूर रहते थे, हानिम हर वक्त उसके सर पर सवार रहती। कभी कोई मजाक कर देती तो कभी कोई ज़बरदस्ती काम करवाती। आहिस्ता आहिस्ता उसने हानिम को ज़िंदगी के अहम हिस्से की तरह कबूल कर लिया, और फिर वो उसे अजीज़ होती चली गई। उसे चंद सालों पहले का वाक़या याद आया। रात के 2 बजे का वक्त था। साहिर दूसरे शहर से लॉन्ग ड्राइव करके वापस आया था। भूख तो बहुत लग रही थी, मगर थकावट इतनी थी कि भूख को भाड़ में झोंक कर अपने कमरे की तरफ का रुख कर गया। मगर अपने कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी हानिम को देखकर चौंक गया। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? रात के उस पहर हानिम का यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं था, इसलिए लहजे में थोड़ी सख्ती का अंसर नुमाया था। क्यों, यहाँ पर खड़ा होना बैन है क्या? वो हानिम ही क्या जो किसी बात का ठीक से जवाब दे दे। देखो, इस वक्त तुम्हारा यहाँ पर खड़ा होना ठीक नहीं है। तुम अच्छा तो फिर चलें। उसकी बात काट कर वो बोली। कहाँ? साहिर ने चौंक कर उसे देखा। किचन। किचन? क्यों? उफ साहिर साईं, खुद ही तो कहा है यहाँ पर खड़े होकर बात करना ठीक नहीं। आप किचन में आए, आपको पूरी बात बताती हूँ। साहिर नफ़ी में सर झटकता उसके पीछे जाने लगा, क्योंकि बिना बात मनवाए वो टलने वाली कहाँ थी। हानिम ने किचन में पहुंचकर उसे मुख्तलिफ कैबिनेट से सामान निकाल कर उसके आगे रखते हुए कहा, ये ले। ये सब क्या है? साहिर को अब सच में ताज्जुब हुआ। पास्ते का सामान। मुझे पास्ता खाना है। कसम से साहिर साईं, मुझे बहुत भूख लग रही है। नूरे हानिम की फरमाइश पर साहिर साहब की तेवरी चढ़ी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पास्ता बनाकर खिलाऊंगा, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे पास्ता बनाकर नहीं देंगे? नूरे हानिम ने अपने हाथ कमर पर रखे। साहिर साईं ने उसकी इस अदा पर नज़रें चुराईं। देखो, इस वक्त मैं बहुत थका हुआ हूँ। तुम? नूरे हानिम नाम है मेरा। ये तुम क्यों करते हैं आप साहिर साईं? और दूसरी बात, मुझे भूख लग रही थी, मैंने रात को भी खाना नहीं खाया था। आपको दोस्त समझकर कह दिया तो क्या हो गया अगर अगर मुझे कुकिंग नहीं आती? नूरे हानिम असद हाकिम नाम है मेरा, कुकिंग भी सीख लूँगी, फिर आपको पूछूंगी तक नहीं। हानिम ने गुस्से से रुख मोड़ लिया। ये लो। साहिर की आवाज़ पर हानिम ने चौंक कर उसे देखा, जिसने एक सेब नफासत से काट कर प्लेट में रखकर उसकी जानिब बढ़ाया और अब महारत से सब्जियां काट रहा था। थोड़ी देर में पास्ता बनाकर उसने हानिम के सामने रखा। साहिर साईं, मुझे अकेले खाना खाने की आदत नहीं। उसे किचन से बाहर जाते देख कर वो बोली तो वो चारों नाचार खामोशी से थोड़ा सा पास्ता अपने लिए भी निकाल कर खाने लगा। वाह क्या टेस्ट है! वाह साहिर साईं, आपकी बीवी बहुत लकी होगी। अपने ध्यान में खाती वो मज़े से बोली। हानिम की बात पर साहिर को बहुत बड़ा फंदा लगा। हानिम ने फ़ौरन पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे वो फटाफट पकड़ के गटक गया। ये सोचे तुम्हें आती कहाँ से हैं? दर्द होते गले से उसने बमुश्किल पूछा। ऑफ कोर्स, वन एंड ओनली द ग्रेट ग्रेट नूरे हानिम के दिमाग से। वैसे मैंने सोचा है आज द खड़ूस आई मीन द ग्रेट साहिर साईं ने मुझे पास्ता बनाकर खिलाया है, तो मैं भी गाजर का हलवा बनाना सीख कर ज़रूर खिलाऊंगी उन्हें। वो कहकर अपनी प्लेट सिंक में रखती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि वो उसके जाने के बाद उसकी खाली कुर्सी को देखता रह गया। हानिम का खुद पर रोब जमाना उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। उसकी उल्टी सीधी हरकतें उसे अजीज़ थीं, मगर उसके घर वालों का अपने साथ सर्द रवैया उसे पुरखौफ कर देता था।
और फिर जिस बात का डर था वही हुआ। जब आनसा बेगम ने उसे आकर बताया कि ज़ावियार आ रहा है और उसके 1 हफ्ते बाद उसका निकाह नूरे हानिम से कर दिया जाएगा, उस रात ना साहिर सोया था और ना ही आनसा बेगम। वो अपने बेटे को दुख में कैसे देखकर सो सकती थी। मगर जब उसे पता चला कि हाला बेगम की ख्वाहिश है कि हानिम का रिश्ता उसकी मर्जी से किया जाए, तो उसके दिल में एक आस थी जो अगले ही दिन आगा साईं की बात पर ख़त्म हो गई कि हानिम ने इस रिश्ते पर रजामंदी दे दी है। रही बात ज़ावियार की, जब साहिर ज़ावियार से मिला था उसे बहुत मगरूर लगा। जहाँ रही बात हुस्न वजाहत की, तो वो मीरों को विरासत में मिला था। सफ़ेद रंगत, ऊंचा लंबा कद और चौड़े शाने, अब रोड की डिग्री और गांव के मुस्तकबिल का सरदार। गरूर तो फिर आना ही था। मगर दोनों की पहली मुलाकात अच्छी नहीं थी, जिसमें ज़ावियार ने साहिर को झुठलाया कि वो उनके टुकड़ों पर पल रहा है। अगर उसका ताल्लुक हानिम से ना जुड़ा होता तो वो उसे अच्छे से बताता कि वो क्या है। मगर हर शय की तरह ये बात भी साहिर दरगुजर कर गया। उनके निकाह से ठीक 1 दिन पहले उसे एक ज़रूरी काम से जाना पड़ा। गो के काम ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं था, मगर उसे तो सिर्फ एक बहाना चाहिए था जो उसे मिल गया। उसने सोचा था कि जब वो हवेली जाएगा तो हर तरफ कह कहे खिलखिलाहटों का दौर चल रहा होगा। वो भी मुस्कुराती तितली की तरह इधर उधर उड़ती फिर रही होगी और वो उसे खुश देकर इस दिल को समझा लेगा। मगर उसकी सोच के बरक्स हवेली में खामोशी छाई हुई थी। दोपहर का वक्त था, बारिश अब कदरे हल्की हो चुकी थी। वो लॉन के दूसरी तरफ से हवेली में दाखिल हुआ। सामने का मंजर उसके कदमों को जंजीर कर गया था। नूरे हानिम स्याह लिबास में उस वक्त मुकम्मल बारिश में भीगी लॉन के बीचों बीच खड़ी थी। हानिम को बारिश बहुत पसंद थी, इतनी कि सर्दियों की बारिश में भी वो किसी की ना सुनती। साहिर ने आंखें मीच लीं। वो पहले भी उसे देखने पर एहतियात बरतता था, मगर अब तो वो किसी और की हो चुकी है। साहिर को उसे देखकर एक शेर याद आया जिसे उसने ज़ेरे लब दोहराया। गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदें, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई होगी। साहिर ने भी हाथ बढ़ाकर उन बारिश के कतरों को थामना चाहा, मगर वो फिसलती उसकी मुट्ठी से जुदा हो गई। जैसे नूरे हानिम, मोहब्बत तो बारिश है जिसे छूने की तमन्ना हर कोई रखता है ज़ैद, मगर हाथ हमेशा खाली ही रह जाते हैं। हानिम को काफ़ी देर बगैर हिले खड़े एक ही जगह पर देखकर साहिर को तशवीश हुई, इसलिए उसने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। सनम साईं, सनम जीजी, आदि साईं। अलीना के कई दफ़ा झिझोड़ कर बुलाने पर सनम को होश आया। कहाँ खोई हुई हो तुम सन? होश है, कब से दूध उबल रहा है। सनम ने आगे होकर देखा, देगची में दूध पक पक कर आधा रह गया था। मैं ठीक हूँ अदी साईं। बोलो सनम अदी साईं, अगर आपसे मजाक मजाक में किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो उसका गुनाह मिलता है। सनम ने खोए हुए लहजे में पूछा। पहली बात तो ऐसा मजाक करना ही नहीं चाहिए जिससे किसी को नुकसान होने का अंदेशा हो। दूसरी बात, तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्या किया है तुमने? अलीना ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। नहीं, वो ना, मुझसे मजाक मजाक में सोनिया आदि साईं की ड्रेस ख़राब हो गई तो क्या हुआ? तुम उनसे माफ़ी मांग लो, सिंपल। वो माफ़ कर देंगी ऑफ कोर्स। अगर फिर भी नाराज़ रहें तो अक्सर अदा साईं के साथ जाकर उसके लिए नया ड्रेस ले आना। झल्ली। अलीना ने सनम के सर पर हल्की सी चपत लगाई और अपने काम में मगन हो गई। माफ़ी मांग लूँगी, ओके बाय एंड थैंक यू आदि साईं। वो अलीना का गाल खींच कर भाग गई। पागल, अलीना मुस्कुरा कर रह गई। सोनिया सनम को हानिम के कमरे की तरफ जाते देखकर चौंकी। सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोनिया की आवाज़ पर सनम उछली थी। वो मैं हानिम अदी को सब बताने जा रही हूँ। सोनिया के माथे पर तेवरियाँ चढ़ी। फिर वो सनम को बाजू से पकड़े अपने कमरे में ले गई। क्या क्या सच बताने जा रही थी तुम? हाँ बोलो। सोनिया आदि, मुझे उस दिन की सब बातें बतानी हैं उन्हें। हानि आपी की कसूरवार हूँ मैं। जावी लाला को हमारी वजह से गलत फहमी हुई। मजाक। सोनिया को उनके निकाह से 1 दिन पहले का मंजर याद आया। सोनिया ने जब से जावियार को देखा था उसे हानिम से हसद हो रहा था। हानिम हर चीज़ में उससे आगे थी, पढ़ाई, दूसरे काम, और उसकी खूबसूरती ने जलती पर तेल का काम कर रखा था। और रही कसर आगा साईं की, उससे बेइंतहा लाड प्यार, और अब वो सरदार, गांव के सरदार की बीवी बनकर बेगम सरदार बन जाएगी। ये कैसे हो सकता है? सोनिया अपने कमरे की खिड़की खोलकर खड़ी हो गई। उसका कमरा लॉन के साथ अटैच था। हाँ यार बोल। अभी आना तो मुश्किल है यार। अरे यार आगा साईं मेरा निकाह कर रहे हैं। अरे यार मेरा कोई रिलेशन तो था नहीं, इसलिए मैंने हाँ कर दी। देखा,
नहीं यार, अभी तो नहीं देखा, अब तो 2 दिन रह गया निकाह में, अब निकाह करके ही मुलाकात होगी। ज़्यादा बकवास ना कर। मुकाबिल की किसी बात पर कहकहा लगाकर फ़ोन बंद कर गया। सोनिया ने हसरत से उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। सनम क्या कर रही हो? सोनिया ने सनम को पुकारा जो फूलों को जमा किए न जाने क्या कर रही थी। जी सोनिया आदि, सनम ने उसे देखा। इधर आओ फिर बताती हूँ। जी सनम। जी। सनम हाथ झाड़ती सोनिया के साथ आई जो उसे लॉन में लेकर आई थी। हमने ना जावियार साईं को तंग करना है। तंग? जावी जावी लाला को क्यों? सनम ने ना समझी से कहा। अरे बुद्धू, हम ना ऐसे करेंगे कि जावियार साईं ने तो अभी हानिम को देखा नहीं। हम ना उनके सामने हानिम को बदसूरत मतलब हानिम के लिए उल्टी सीधी बातें करेंगे और फिर कल निकाह पर जब वो हानिम को देखेंगे तो शौक रह जाएंगे। सनम के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आई। ठीक है अदी साईं। जावियार अपने दोस्त से बात करके उधर लॉन में ही बैठ गया था जब उसे अपने पीछे से सोनिया और सनम की आवाज़ें आई। यार जावियार साईं कैसे गुजारा करेंगे हानिम के साथ? जावियार साईं इतने पढ़े लिखे और खूबसूरत हैं, कहाँ अनपढ़ हानिम, न ढंग का खाना बनाना आता है और न ही दूसरे काम, ऊपर से इतनी मोटी। सोनिया ने सनम को आंख मारी। क्या बताऊं सोनिया आदि, मुझे खुद जावी लाला के लिए इतना बुरा लग रहा है। हानिम आपी तो किसी को मुंह नहीं लगाती। आगा साईं को भी इतनी अजीज है अपनी पोती के उसे सामने रखने के लिए जावियार साईं के गले का ढोल बनाने लगे हैं। वो दोनों तो वहां से चली गई मगर पीछे जावियार के दिलो दिमाग को बदगुमान कर गई। अगर तुम ये सारी बातें हानिम को बताओगी तो वो क्या तुम्हें माफ़ करेगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मगर मैं ज़मीर के इस बोझ को नहीं उठा सकती। इससे पहले कि सनम वहाँ से जाती सोनिया की आवाज़ पर उसके कदम थमे। ये आप क्या कह रही हैं सोनिया आदि? तुम साहिर साईं को पसंद करती हो ना? उसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। सच कह रही हूँ और मुझसे छुपाना मत। तुम्हारे कमरे में पड़ी डायरी पर लिखा बड़ा बड़ा साहिर साईं का नाम इस बात की गवाही है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है। देखो सनम, अगर तुमने ये मजाक वाली बात हानिम को बताई तो साहिर साईं को भी पता चल जाएगी और तुम उन्हें खो दोगी। तुमने ही बताया था ना साहिर साईं ने भोले को सिर्फ हानिम का नाम बिगाड़ने पर कितना मारा था। इसलिए अगर तुम साहिर साईं को नहीं खोना चाहती तो ये बात यहीं दबा दो। ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को नहीं पता। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सनम की नज़र खिड़की से बाहर लॉन में खड़े साहिर और हानिम पर पड़ी जो दोनों ही बारिश में भीगे हुए थे। उसके दिल को कुछ हुआ था।